तो दोस्तों स्वागत है आपका लाइफ कोच के एक और वीडियो में। और आज फिर से है हम आयुष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खारगर में, और हमारे साथ हमारे स्पेशल मेहमान डॉक्टर विभावरी पाटिल जो यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट है। और जैसे कि हम बहुत सारे वीक से वीडियोस बनाते आ रहे हैं, तो आज का जो वीडियो है वो है, उसका टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो मैम शुरू करते हैं सिलसिला क्वेश्चंस का। तो मैम क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटी और आप कैसे उसे डिफाइन करेंगे? लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन फेस ऑफ नॉर्मल आईक्यू। मतलब बच्चे का आईक्यू नॉर्मल है लेकिन फिर भी उसको पढ़ने में मतलब लेटर्स जो प्रिंटेड लेटर्स है या रिटन लेटर्स है वो पढ़ने में या फिर लिखावट में लिखने में या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आती है, जबकि उसकी बुद्धि नॉर्मल है। उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो मैम लर्निंग डिसेबिलिटी कौन से एज ग्रुप में मैनिफेस्ट होता है, कब सिम्टम्स देखने चालू होते हैं, और क्या पर्टिकुलर साइंस और सिम्टम्स है जिससे पेरेंट्स अवेयर हो सकते हैं? देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी तो बच्चों में ही तुरंत समझ में आती है, बिकॉज़ लर्निंग का एज ही या एकेडमिक परफॉर्मेंस का एज ही छोटे बच्चों में होता है। लेकिन डायग्नोसिस के लिए मतलब ऑब्वियसली जब भी कोई बात आप शुरू में सीखते हैं तो उसमें कई बार गलतियाँ होती है, वो करने में आपको दिक्कत आती है। तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है, प्री प्राइमरी लेवल में या इनिशियली प्राइमरी लेवल में, मतलब प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी और केजी, जूनियर प्राइमरी लेवल यानी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, तो उस वक्त बच्चा लिखना, पढ़ना, लेटर्स के साथ साउंड्स को मिलाना, ये चीज़ सीख रहा होता है। तो उस वक्त वो गलतियाँ करता है, तो उसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं बोलते। उसका एज ग्रुप होता है मतलब 8 साल या 8 साल के ऊपर, मतलब थर्ड स्टैंडर्ड या उसके ऊपर भी बच्चे को ये तकलीफ़ हो रही है तो हम लर्निंग डिसेबिलिटी उसको सस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि लर्निंग डिसेबिलिटी पर्सन स्लो लर्नर है उससे ये अलग है, और लर्निंग के इश्यूज़ है इससे भी अलग है, और ये पर्टिकुलर एज के बाद ही हम उसका पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो क्या टाइप्स की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जो साइकेट्रिस्ट डिफाइन करते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में उसको हम दो तरह में यूजुअली बांटते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड नॉन स्पेसिफिक या अनस्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो मोस्टली स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ही ज़्यादा करके दिखाई देती है। जैसे लर्निंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ग्रॉसली, जिसको रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में डिवाइड करते हैं। तो जिन बच्चों को सिर्फ रीडिंग में प्रॉब्लम आता है, रीडिंग जिसको लेक्सिया यानी डिसलेक्सिया इसको इन जनरल बोलते हैं, तो उसको प्रिंटेड या रिटन वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ने में दिक्कत आती है। फोनेटिकली बच्चा रीड नहीं कर पाता या अंदाज से रीड करता है, तो वो अगर है तो उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसग्राफिया यानी उसको लिखने में तकलीफ़ हो रही है, यानी छोटे बच्चों में देखा जाता है कि बी और डी उल्टा करते हैं, पी और क्यू उल्टा करते हैं, सी ई उल्टा बनाते हैं। इन दी सेम वे हिंदी मीडियम के बच्चों में भी स क फ उल्टा बनाना, मतलब मिरर इमेज बनती है, बिकॉज इन बच्चों को राइट लेफ्ट कन्फ्यूजन होता है, राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है, इसमें इशू आते हैं। तो उल्टा पुल्टा लिखना, फिर बड़े होने के बाद स्पेलिंग एरर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, मतलब कोई भी स्पेलिंग गलत करना या ग्रामर वाइज उस सेंटेंस को लिख ना पाना, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, कॉमा फुल स्टॉप्स की मिस्टेक होती है, कैपिटल लेटर से सेंटेंस शुरू नहीं करते, या लिखने में कहाँ कौन सा वर्ड कितना बड़ा या छोटा लिखना है, 2 लेटर्स में कितना अंतर रखना है, 2 वर्ड्स में कितना अंतर रखना है, ये उनको नहीं जमता। तो इसको डिसग्राफिया बोलते हैं। डिसकैल्कुलिया मतलब उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है। मतलब ऑब्वियसली जब हम मैथ सॉल्व करते हैं तो उनको कॉलम्स में अरेंज करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करते हैं, उसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होता है उल्टा पुल्टा, मतलब प्लेस वैल्यू समझ नहीं आना, वंस टेंस नहीं समझते, या वंस के नीचे वंस नहीं लिखेगा, उल्टा पुल्टा लिखेगा, तो कैलकुलेशंस उसके गलत हो जाते हैं। तो ये होता है मैथमेटिक्स या डिसकैल्कुलिया डिसऑर्डर। तो ग्रॉसली इन 3 में उसको डिवाइड किया जाता है, और अनस्पेसिफाइड मतलब किसी बच्चे को तीनों का मिश्रण समझ में आता है, तो उसको डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया एक साथ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको साइकेट्री में डायग्नोस करते हैं। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ADHD की तरह ही अगर कोई पर्सन है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है या लोगों के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा कंपैरिजन में, तो ऐसे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने में पेरेंट्स जुटते होंगे या बहुत ज़्यादा उनको मार भी पड़ती होगी?
हाँ, ये बहुत बार देखा गया है कि अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो कई बार समझ में नहीं आता, ध्यान में नहीं आता क्योंकि बच्चा छोटा होता है। तो इसीलिए उसको एज ग्रुप 8 इयर्स एंड अबव रखा गया है कि बच्चे को उतना समय हमने पढ़ने लिखने और प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। हम शुरुआत करते हैं लिखने पढ़ने और लेटर रिकग्निशन की जब बच्चा स्कूल जाता है, तो उसको 3-4 साल 5 साल मिलते हैं कि वो ये सारी चीज़ें सीख के उसमें एक्सपर्ट हो। इसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम आ रही है। इन बच्चों में कई बार कि ये करना नहीं चाहता, तो बच्चा सोचता है कि मैं तो कर नहीं पाता तो मैं करूँ ही क्यों, छोड़ दूँ। तो आलसी है, करना नहीं चाहता। ये बहुत से टीचर्स या पेरेंट्स को उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उस वजह से बच्चा मैं तो पढ़ाई में तो कुछ कर नहीं रहा तो फिर शैतानी करना, शरारतें करना इसमें लग जाता है। तो इसमें कई बार ये होता है कि बच्चा मिसअंडरस्टैंड होता है, उसको इस तरह की प्रॉब्लम है, ये जल्दी समझ में नहीं आता और उस वजह से बच्चे के साथ अननेसेसरी डिसिप्लिन हो सकता है या फिर उसको आलसी समझा जा सकता है। ये होता है। मैम, लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन, इसके डिफरेंस समझाइए। जैसा कि पहले ही मैंने डेफिनेशन में बोला, मेंटल रिटार्डेशन में बच्चे का आईक्यू बिलो नॉर्मल होता है, मतलब उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती, बच्चे का आईक्यू नॉर्मल होता है। इनफैक्ट एवरेज, अबव एवरेज या ब्राइट नॉर्मल भी हो सकता है। तो मैम, क्या रीजंस हो सकते हैं एक बच्चे को प्रोन हो जो लर्निंग डिसेबिलिटी के, और क्या डिफरेंस है एक पर्सन जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है और जिसे है उसके ब्रेन के पैटर्न्स के अंदर? देखिए, हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इन दी सेम वे हमारे ब्रेन में लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिटर्न एक्सप्रेशन प्रोसेसिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए स्पेसिफिक सेंटर्स है। अब किसी वजह से ये जो बीमारी है लर्निंग डिसेबिलिटी राइट फ्रॉम द बिगनिंग होती है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग विद द ब्रेन राइट फ्रॉम द बर्थ और उसमें बच्चे का आईक्यू नॉर्मल है लेकिन उसको स्पेसिफिक सिर्फ वो टास्क करने में प्रॉब्लम है। मतलब अगर क्लास में टीचर पढ़ाती है तो बच्चे को कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आता है, वो क्या बोल रही है, क्या स्टोरी बोल रही है, साइंस या मैथ्स में क्या कंसेप्ट बताया उसको समझ में आता है। लेकिन जब वो उसको एक्चुअल रिप्रेजेंट करना होता है बुक में या एग्जाम में या वॉटेवर, वो नहीं कर पाता। सो ये एक चीज़ है। तो समटाइम्स जेनेटिक प्रोननेस हो सकता है या सम डैमेज या डिफ़िकल्टी इन फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन विच इज़ कॉजिंग लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसका एग्जैक्ट रीज़न अभी तक डिमार्केट नहीं हुआ है। तो मैम, बहुत बार ऐसा देखा गया, लोग बोलते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे कुछ एक पर्टिकुलर अपने फंक्शन के अंदर गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ लाइट डाली। देखिए, हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग सेल्फ एक्सप्रेस करता है अपने आप को, अपने अंदर की जो इच्छा आकांक्षा है, जो उसकी एबिलिटीज़ है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। अब जब बच्चा स्कूल जाता है तो मेजॉरिटी नॉर्मल बच्चे अपने आप को एकेडमिक्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कल्चरल एक्टिविटीज़ में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये बच्चा हमने कहा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसका आईक्यू नॉर्मल है, ठीक है, अब ये एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पाता लेकिन उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं उसको ढालना है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिज़ाइन लाइक दैट। तो ये बच्चा शायद एक्स्ट्रा करिकुलर्स में या टेक्नोलॉजी में, स्पेशली गैजेट्स में या इस चीज़ में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है और वहाँ पे एक्सपर्टीज़ पा लेता है। जो एक्सपर्टीज़ वो लिखने पढ़ने या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हासिल नहीं कर पाया, वो डांस में, स्पोर्ट्स में हासिल करने की कोशिश करता है। तो हमको लगता है कि वो एक पर्टिकुलर पार्ट में गिफ्टेड है, हो भी सकता है, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि ये बच्चा नॉर्मल आईक्यू वाला होता है। तो भले ये लिखना पढ़ने में शायद कोई चीज़ वो नहीं कर पाए लेकिन दूसरी चीज़ें सीख सकता है। ठीक है, तो अक्सर पेरेंट्स का भी ये सवाल होता है, अगर उन्हें डायग्नोस हो के उनके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो पहली तो चीज़ एकेडमिकली जो टीचर्स का क्या रोल है, उसके बाद स्कूल का और पूरा जो लोग मैनेजमेंट का क्या रोल है इसमें, और दूसरा पेरेंट्स घर में ऐसे चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए उनका क्या इनपुट दे सकते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अगर लर्निंग डिसेबिलिटी को जल्द से जल्द हम
कैच कर पाएँ तो बहुत बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज़ छोटी क्लासेस में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर नहीं होता। लिमिटेड सिलेबस होता है और लिमिटेड कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं। उस वक्त अगर ये लर्निंग डिसेबिलिटी जल्द से जल्द ध्यान में आई, जो मोस्टली पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के आती है, बिकॉज टीचर्स एक वक्त में 40-50 बच्चों को सिखाती है, तो टीचर्स की ध्यान में आना है बहुत आसान है कि और बाकी के और 15-20-40 बच्चे ये कर पा रहे हैं और ये बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ है, और मैं कहूँगी कि टीचर्स ने इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके लेना है। कई बार पेरेंट्स डिनायल में होते हैं कि नहीं, टीचर ठीक से हमारे बच्चे को नहीं पढ़ा पा रही है, इसीलिए हमारा बच्चा पीछे हो रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स और टीचर्स को इस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, इन टैंडम और एक दूसरे के साथ डिस्कशन में बच्चे को हेल्प करना चाहिए। किसी बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम है, ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, यहाँ पे दोनों भी जो लोग हैं बच्चे की हेल्प करने की ही कोशिश कर रही है। तो ये एक चीज़ है कि जल्द से जल्द पेरेंट्स को इस बात की इत्तला की जाए। अगर आपको लग रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी सस्पेक्टेड है बच्चे में, तो इसके लिए टेस्ट्स होते हैं। इसमें पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और साइकेट्रिस्ट, इन दोनों, और साइकोलॉजिस्ट, ये सारे लोग मिलके सबसे पहले तो इस बच्चे को असेस किया जाता है कि इसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, कौन से एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अगर है तो कितनी है, क्योंकि इसके स्पेसिफिक टेस्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वुडकॉक जॉनसन्स करके टेस्ट होती है, जो बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं, अगर है तो किस मात्रा, हाउ मच % डिसेबिलिटी इट इज़, ये पहले हम असर्टन करते हैं। अगर है तो इसके लिए रेमेडियल एजुकेशन होता है, मतलब ये बच्चा IQ नॉर्मल है, इसकी लर्निंग क्षमता दूसरे बच्चों की तरह सेम है, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिखाना पड़ेगा, 1-to-1 कोऑर्डिनेशन उसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसके लिए रेमेडियल टीचर्स होते हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, वैसे ये लोगों ने BEd किया होता है रेमेडियल एजुकेशन में, मतलब इन लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों को स्पेसिफिकली सिखाया जाना। जैसे मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से इन बच्चों को हेल्प की। जैसे इस तरह से, अब ये B और D में बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है तो उसको सीधी उल्टी चेयर बताई जाती है, या किसी और तरीके से उसको समझाया जाता है। जो विजुअल लर्नर्स है वो B और D किस तरह से वो कन्फ्यूजन कम कर पाए, किस तरह से नंबर रिवर्सल कम कर पाए, ये उनको बताया जाता है। तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप जल्दी इंटरवीन करेंगे तो बच्चे को ये समझ में आता है कि जो स्ट्रैटेजीज़ वो और उसकी टीचर या वो और उसका पेरेंट यूज़ कर रहे हैं वो काम कर रही है। तो उस वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और एकेडमिक्स से उसका जो ध्यान हट रहा है वो नहीं हटता। बच्चे को का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने में उसकी हेल्प होती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट भी इसके लिए कंसेशंस देती है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी है ये हमेशा रहने वाला है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, रेमेडियल एजुकेशन के साथ इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन वो नियर नॉर्मल नहीं हो पाएगा, कुछ थोड़ा बहुत रेजिड्यू रहता है। अब अगर बच्चा किस लेवल तक उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके लिए डॉक्टर्स सर्टिफाई भी करते हैं कि इस बच्चे को डिस्ग्राफिया या डिस्कैल्कुलिया है और इसकी 40% 50% डिसेबिलिटी है, उस लिए रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कि भाई इस बच्चे को ये इसमें प्रॉब्लम है। तो अगर ये आंसर लिख रहा है और आंसर का मतलब बन रहा है ठीक से, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, तो आंसर को कंसिडर कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स को माफ़ कर दीजिए। या उसके पंक्चुएशन एरर है, ग्रामर मिस्टेक्स है, तो उसको आप कंडोन कर दीजिए। अगर बच्चा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये जो हायर मैथमेटिक्स है नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ डिस्कैल्कुलिया, तो 10th स्टैंडर्ड में उस बच्चे को 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का कंसेशन कुछ बोर्ड्स देते हैं। तो वो एक है। अगर बच्चा लिखने में उसको प्रॉब्लम है, वो बहुत स्लो लिख रहा है, तो उसको एक कंसेशन दे सकते हैं कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा राइटिंग टाइम एग्जाम में उसको मिलता है। बट ये कंसेशन कौन सा है, ये उस बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी और उसकी सिवियरिटी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर इन टैंडम सब लोग अगर काम करें तो बच्चे को काफ़ी हद तक हेल्प होती है। ये एक चीज़ है। लेकिन इसमें सबसे मैं पेरेंट्स और टीचर्स को कहूँगी कि डिनायल में ना रहिए। अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो है, और उसको ट्रीट करना और रेमेडी देना ज़रूरी है। डिनाइल में रहना या इस बारे में शर्म महसूस करना कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों है, उससे आप उसी का ही जो है बेटरमेंट आप रोक रहे हो। तो मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने क्योर की बात की, आपने बोला कि पूरी तरीके से क्योर नहीं होगा, थोड़ा बहुत मैनेज हो पाएगा रेमेडियल एजुकेशन के थ्रू। साइकेट्रिस्ट इसके लिए क्या करते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो डायग्नोज़ करना साइकियाट्रिस्ट और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एक टीम वर्क है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को पढ़ने लिखने में दिक्कत बहुत दूसरी वजह से भी हो सकती है। शायद उसको आँखों के चश्मे का नंबर हो, उसको दिखता ही नहीं है ठीक से, या उसको सुनने में तकलीफ़ हो रही है। अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो शायद क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ये सारी चीज़ें पहले रूल आउट करनी पड़ती है। कई बार लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिज़ॉर्डर कोमॉर्बिड होती है। तो कभी-कभी ये भी है कि बच्चे को एडीएचडी है, इस वजह से भी वो लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें रूल आउट करने के बाद हम देखते हैं कि अगर एडीएचडी के साथ एलडी है तो एडीएचडी का ट्रीटमेंट साथ में देना पड़ता है, उसके साथ रेमेडियल एजुकेशन देना पड़ता है। तो ये एक है, लेकिन मैं एज अ साइकियाट्रिस्ट पेरेंट्स और टीचर्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप जल्दी इंटरवीन करें। कई बार मेरे पास पेशेंट्स तब आते हैं जब बच्चा ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड यानी हायर स्टैंडर्ड्स में पहुँच जाता है, उसकी बोर्ड एग्ज़ाम इम्पेंडिंग होती है और तब तक बच्चा अनडायग्नोस्ड होता है। तो बहुत प्रेशियस टाइम इसमें निकल जाता है। तो ये एक चीज़ है। सेकेंडली ऐसे बच्चों में और एक चीज़ है कि अगर वो बच्चा रिटन एक्सप्रेशन में नहीं कर पा रहा, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, डिजिटल मीडिया के साथ बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो अगर इस बच्चे को आप डिजिटल मीडिया सॉफ्टवेयर बेस्ड एजुकेशन दे तो ये बच्चा बहुत अच्छे से पिकअप करता है। तो एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं ये कहूँगी कि अगर वो लर्निंग डिसेबिलिटी है, अगर आपको सस्पेक्टेड है कि वो है या नहीं है, तो सबसे पहले असर्टन करें। हो सकता है कि बच्चे को ना भी हो, कोई और ही प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन आप जल्दी लें। तो एक बार रूल आउट है, अगर लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है तो बहुत अच्छा, और अगर है तो जल्दी इंटरवीन करने से बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा होता है। 9th-10th में बच्चा पहुंच जाता है, वो नहीं कर पाता और फिर फेल होने के डर से और उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि करो, तो उस वक्त काफ़ी देर हो जाए। अगर जल्दी इंटरवीन करें तो हमको 5-6 साल मिलते हैं, बच्चे को अच्छी तरीके से ट्रेन करके 9th-10th में वो बेटर परफॉर्म करता है। तो एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं पेरेंट्स और टीचर्स को ये कहूँगी कि बच्चे में पोटेंशियल बहुत होती है, स्पेशली लर्निंग डिसेबिलिटी के। जस्ट लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से बच्चा उसकी 50% पोटेंशियल तक भी नहीं पहुँच पाता। तो हम अगर जल्दी इंटरवीन करें तो बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है। तो हम वीडियो को समाप्त करेंगे और एंड करेंगे ये कहकर कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, खास करके जो बच्चों को अफेक्ट करता है, जैसे कि एडीएचडी है, ऑटिज्म है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इनका टाइमली डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्रेशियस ईयर्स अपने बच्चों के मिस ना करो और वहाँ पे जब रेमेडी अवेलेबल है और आप डिनाइल में रह के उन्हें अवॉइड मत करिए। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे डॉक्टर विभावरी का इस वीडियो के लिए, और फिर से हम मिलेंगे अगले हफ्ते में एक और इंसाइटफुल वीडियो मेंटल हेल्थ के बारे में। तब तक देखते रहिए लाइफ कोच।